अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आज के मौज़ूआत। N154 लोधरा में ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार, दोबारा इंतखाबात का हुक्म। सिद्दीक बलोच पर ताहयात नाअहली की पाबंदी खत्म, इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जल्जले से 208 अफराद जाँ बहक, मुल्क भर में 278 लोग जान से गए। वजीर आजम का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 6 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। नंदीपुर मंसूबे की लागत 88 अरब की बजाय 58 अरब है। ख्वाजा आसिफ, 10 साल पहले LNG आ जाती तो तवानाई बहरान का सामना न करना पड़ता। शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में नेशनल LNG सेमिनार से खिताब। मुंबई में साबिक वजीर खारजा खुर्शीद कुसूरी के खिताब की तकरीब रुनुमाई में शिवसेना के पागलपन के खिलाफ बहादुरी से डट जाने वाले सुधिंदर कुलकर्णी अगले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। दूसरी जानिब गीता की भारत वापसी पर खूब आओ भगत। तो सबसे पहले बात करते हैं N154 लोधरा की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल का फैसला उसे बरकरार रखा है, दोबारा से इंतखाबात का हुक्म दिया। और जस्टिस साकिब निसार साहब ने शामी साहब कहा कि दोनों हजरात जो हैं वो जाएं, इलेक्शन लड़ें, आवाम का फैसला क्यों किसको मैंडेट देते हैं। देखें, जो ट्रिब्यूनल ने सिद्दीक बलोच के खिलाफ फैसला दिया था उसकी दो वजूहत थी। एक तो ये कि जो वोटर्स हैं उन्होंने जिन्होंने वोट डाले थे उनकी जो तस्दीक के लिए नादरा के पास गए तो कोई 20,000 वोट ऐसे थे जिनकी तस्दीक नहीं हो पाई, जिनके अंगूठे, जिनके शनाख्ती कार्ड जो थे ये इनवैलिड थे या उनके शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं थे, तस्दीक नहीं हो सकी उनकी, तस्दीक उनके शनाख्ती कार्ड। बिल्कुल ठीक है। तो अब वो जो तफसील है नादरा की रिपोर्ट थी उससे ये वाज़ेह हो रहा था कि ये इलेक्शन कलअदम होगा, क्योंकि दोनों में जो वोटों का फर्क था वो बहुत कम था। यानी ये मेरा ख्याल है कि सिद्दीक बलोच ने 86,1772 वोट लिए थे जी। तरीन साहब ने 75,955 वोट लिए थे। बिल्कुल ऐसे। तो जो फर्क था वो 10,000 वोटों से कम था। बिल्कुल ठीक। तो अब जब 20,000 वोटों के बारे में सवाल पैदा हो जाए तो फिर इसकी ये मशकूक हो जाता है नतीजा। और 67.4% पोलिंग हुई थी, यानी टर्नआउट जिसे कहते हैं। हाँ। और अब ये हुआ कि सिद्दीक बलोच जो थे वो मुस्लिम लीग नून के नहीं आजाद उम्मीदवार थे, बाद में शमूलियत इख्तियार की, मुस्लिम लीग नून में ये बाद में शामिल हुए। तो अब एक बात, दूसरी बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि इनकी जो डिग्रियां हैं वो भी जाली हैं। हाँ बिल्कुल। और ट्रिब्यूनल जो है अगरचे के यूनिवर्सिटी की तरफ से, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी की तरफ से तस्दीक कर दी गई उस डिग्री की वैलिडेट कर दी, लेकिन जो ट्रिब्यूनल के जो अफसर थे, जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, उन्होंने कुछ सवालात ऐसे किए उनसे जिसके जवाब में वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये डिग्रियां मशकूक हैं। उसमें एक अनसॉल्व्ड पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी था। ताहयात उन्होंने उनको नाअहल करार दे दिया। गोया एक तो पोलिंग में बेज़ाब्तगियों की बुनियाद पर, दूसरा जाली डिग्री की बुनियाद पर। गोया उनकी नाअहली की दो वजूहात थी। जब वो चैलेंज हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बेज़ाब्तगी थी पोलिंग की उसकी बुनियाद पर तो इस इंतखाब को खत्म कर दिया। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो जाली डिग्री वाला मामला था वो तस्लीम नहीं किया। हाँ। और जो वो यूनिवर्सिटी का एक सर्टिफिकेट था, ये तस्दीकनामा था, उसको दुरुस्त मानते हुए उनकी डिग्री के सवाल को यानी आप समझिए कि जूं का तू छोड़ वैलिड कर दिया और बाद में उन्होंने कहा इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। आज जब ये फैसला सामने आया तो फिर सिद्दीक बलोच साहब ने क्या गुफ्तगू की मीडिया से, आइए देखते हैं।
आज मैं शर्म महसूस करता हूँ कि मेरा मुकाबला पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी से मेरा मुकाबला है। ये 36 करोड़ 2004 में तरीन साहब ने माफ़ कराया जनरल मुशर्रफ से। 36 ये तो सदीक बलोच साहब का कहना है, लेकिन फिर जहांगीर तरीन साहब को भी सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा, देखिए नाजरीन। स्टे के पीछे नून लीग छुपी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के अंदर अंदर तमाम अपील को सुना और आज फैसला दिया है कि पिछली इलेक्शन जो थी उसमें वो सही इलेक्शन नहीं हुई थी। इलेक्शन का लज़म होल्ड कर ली उन्होंने और फ्रेश इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला लोधरा NA 154 में होगी और हमें खुशी है, हम यही चाहते थे और इंशाअल्लाह ताला अवाम की अदालत में। और इमरान वसीम साहब, जब ये आज कार्रवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के यहाँ, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद की वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा उनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान वसीम, बताइएगा क्या कहते थे मौजूद जज साहिबान इस फैसले के मौके पर? वालेकुम अस्सलाम जामी जी, फैसले का तो आपको पता है कि अदालत ने दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है कि NA 154 के अंदर दोबारा पोलिंग कराई जाए और सदीक बलोच के ऊपर जो पाबंदी थी उनकी असनाद के जाली होने के हवाले से उसे नाअहल करार दिया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने। सुप्रीम कोर्ट ने वो पाबंदी जो है ख़त्म कर दी है। अब वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। जब ये अपील सदीक बलोच की सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई तो अदालत ने ये जो बेज़ाब्तगियों का मामला था इलेक्शन के अंदर, इसका थारोली जायज़ा नहीं लिया क्योंकि ये साबित शुदा था, क्योंकि जो 20,000 वोट थे उनके पीछे जो शनाख्ती कार्ड नंबर का इंदराज किया जाता है, पोलिंग अमले ने उसका इंदराज नहीं किया गया था। तो अदालत ने इस इशू को तो साइड पे रख दिया क्योंकि ये इंतखाबी बेज़ाब्तगियाँ तो हुई थी और इलेक्शन जो है वो कलअदम होना ही था। असल जो मामला था वो सदीक बलोच की नाअहली का था क्योंकि ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद वो दोबारा ताहयात किसी भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो अदालत ये कह रही थी कि जो जहांगीर तरीन के वकील थे मखदूम अली खान, उनसे बारहा यही पूछा गया कि ये जो डिग्रियां जाली करार दी गई हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से, क्या आपके पास इस हवाले से कोई तहरीरी शवाहिद मौजूद हैं कि ये जो असनाद सदीक बलोच ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों से हासिल की हैं ये जाली हैं? इस हवाले से आपके पास जिरा के अलावा जो कि ट्रिब्यूनल में हुई थी उसके अलावा ठोस तहरीरी शवाहिद क्या हैं? लेकिन जहांगीर तरीन के जो वकील थे वो कानूनी और जो तकनीकी जो ग्राउंड थे उनसे हट के जो इखलाकी ग्राउंड थे उनके ऊपर ये जो जाली असनाद का केस था इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो डिफेंड कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि सदीक बलोच का जो मामला है ये कौमी शर्मिंदगी का मामला है और अदालत इस बात को देखे कि आया कि ये जो सदीक बलोच हैं वो सादिक और अमीन है कि नहीं। और ये भी कहा गया जहांगीर तरीन के वकील की जानिब से कि क्योंकि उन्होंने 2000 से लेकर 2006 तक ये अपनी तालीम हासिल की थी और 43 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी, हो सकता है कि वो अपनी हासिल की गई तालीम को भूल सकते हैं लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं वो नहीं भूल सकते। तो लिहाजा जो जिरा है वही उनका बेसिक जो है वो सबूत है कि जो तालीम हासिल की गई है सदीक बलोच की जानिब से और जो डिग्रियां हासिल की गई हैं वो बोगस हैं। अदालत का यही पॉइंट था कि वो इस चीज को पैमाना या मयार नहीं बना सकते कि जिरा की बुनियाद पर, ठीक है, जिरा की बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, उनकी डिग्री को जाली करार नहीं दे सकते। अदालत यही कह रही थी ये कोई पैमाना नहीं है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर उनसे चंद सवाल पूछे गए, अंग्रेजी में उनसे सवाल पूछे गए, उनके मज़ामीन के हवाले से सवाल पूछे गए, उनकी तालीमी असनाद के हवाले से भी चंद एक सवाल हुए, उनका अगर वो जवाब नहीं दे सके तो इसे हम पैमाना जो है वो करार नहीं दे सकते कि ये शख्स जो है इसने जो डिग्रियां हासिल की हैं बोगस हैं और उसकी जो तालीम है वो भी बोगस है। और अदालत ने यह भी कहा कि ये सिर्फ असनाद की। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। मतलब यह है कि अगर आप इस तरीके से जिरा की बुनियाद पर कि लोगों को बुलाया जाए, उन पर जिरा की जाए और उनकी डिग्रियां जो है मशकूक करार दे दी जाए, तो बहुत से लोग हैं जिनकी डिग्रियां जितने भी लोग आएंगे फिर आइंदा तो नजीर बन जाती ना। लेकिन ये सदीक बलोच जो है एक नालायक तालिब इल्म हो सकते हैं और ये दूसरी बात ये कि ये नकल शुदा तालिब इल्म हो सकते हैं, लेकिन जिरा की बुनियाद पर यह कहना कि डिग्री सरासर जाली है ये दुरुस्त नहीं, गोया ये दुरुस्त साबित नहीं हुआ। अब यानी कि 112 के बाद अब 154 में भी घुमसान का रन पड़ने जा रहा है। सदीक बलोच साहब को यह फायदा हुआ कि पहले तो उनके एक अजीज मुकाबले में आए थे, अब वो खुद मुकाबले में आ सकते हैं जहांगीर तरीन साहब। बिल्कुल ठीक है। और आज जहांगीर तरीन साहब को जिस अलकाब से वो याद कर रहे थे, अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई में शामिल होने से पहले जब जहांगीर तरीन साहब का हम जिक्र करते थे हम अपने दोस्तों के हल्के में, तो एक बड़े कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर करते थे और बड़े काश्तकार के तौर पर एक ऐसे शख्स जो इनकम टैक्स अपना अदा करते हैं एग्रीकल्चर, और ऐसे शख्स जो अपने जो शुगर मिलें जो उनकी हैं
उनका टैक्स, उनकी एक्साइज ड्यूटी बड़ी पाई पाई का हिसाब देते हैं। लेकिन सियासत का मामला देखिए कि आज उनको किन लफ्जों से याद किया जा रहा था, सदीक बलोच साहब की तरफ से, माशाअल्लाह। तो बहरहाल अब अगर मुस्लिम लीग चाहेगी तो अपना कैंडिडेट बदल लेगी और सदीक बलोच साहब को फिर ले आएगी मैदान में, और नहीं चाहेगी तो उनको कहिएगी आप तशरीफ रखिए, आराम कीजिए, और आपका जो पट्टा मैदान में था वही रहेगा। ठीक है, आप देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। ज़लज़ले की फॉलोअप हम लेते हैं क्योंकि अब तादाद 278 हो चुकी है और वज़ीर-ए-आज़म पेशावर भी गए और फिर चित्राल भी गए। बाकी क्या अपडेट्स हैं वो आप जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तो सूबाई हुकूमत के साथ साथ वफाकी हुकूमत भी हाथ में लाए, ज़लज़ला ज़दगान की दादरसी के लिए पहुंची है। और आज पेशावर में जब वज़ीर-ए-आज़म पहुंचे तो उन्होंने इमदाद का ऐलान किया। उसकी नोयत क्या थी, ज़रा देखिए। जो लोग गला को प्यारे हो गए उनको फ़ी जो है वो आदमी, उसको फ़ी आदमी या औरत या बच्चा जो है उसको 6 लाख रुपया हुकूमत जो है वो मुआवजा देगी, और फिर जो ज़ख्मी हैं उनको 1 लाख रुपया फ़ी कस मुआवजा मिलेगा। लेकिन अगर कोई किसी का कोई लिम्ब या किसी का कोई जिस्म का हिस्सा या आज़ा जो है जैसे कि टांग है या बाजू है, अगर वो ज़ाय हो गया या काटना पड़ा है तो उनको 2 लाख रुपए हुकूमत जो है उसका मुआवजा अदा। और लवारी टनल उनका अगले साल मुकम्मल हो जाएगी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टक साहब के बारे में उनका कि मैं उनको साथ लेके आऊँगा और वो इफ्तिताह करेंगे। तो मकानों की तामीर के लिए भी जी 2 लाख रुपए दो फौरी तौर पर अदा किया जाएगा, और कहा कि 4 दिन के अंदर अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। देखिए एक बहुत अच्छी बात हुई है कि वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमत के साथ, वज़ीर आला के साथ मुशावरत के बाद एक मुश्तरका पैकेज दिया है, और इसमें उन्होंने कहा कि 50% जो है वो वफाकी हुकूमत देगी और बाकी 50% जो है वो सूबाई हुकूमत देगी, और जो फाटा है, फाटा के जो लोग हैं उनके लिए वफाकी हुकूमत सारे वसाइल फराहम करेगी। लेकिन हंसते हुए कहा कि अगर सूबाई हुकूमत इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कोई इतराज नहीं है। इसी तरीके से आप जो गिलगित बल्तिस्तान में भी जो लोग मुतअस्सर हुए हैं उनके लिए भी यही पैकेज होगा। और एक तो ये कहा कि अब इसको सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और फौज का एक नुमाइंदा, उसकी निगरानी में ये सारे पैसे तकसीम होंगे। 4 दिन के अंदर अंदर तकसीम हो जाएंगे और मिलकर दोनों। ये बहुत अच्छी बात जो हुई है। देखिए ये सियासत का महल नहीं है, और हम जो जितने भी एक दूसरे से मुखालफत हो, इख्तलाफ हो, जो दिंगा मुश्ती हो रही हो, लेकिन एक मुल्क के रहने वाले हैं, हम वतन हैं। ये जो आप बात करें इसके लिए मैंने बड़े एक्सक्लूसिव से विजुअल्स रखे हुए हैं आपके लिए और नाजरीन के लिए, क्योंकि आप कहते रहे कि जब ऐसी कोई आफत आती है उसमें भी कुछ खैर का पहलू ढूंढ लेना चाहिए और कौम इकट्ठी हो जाती है। विजुअल्स हैं, मैं उसकी तमहीद नहीं बांधूंगा क्या है, आप देखिए ज़रा, दिखाइएगी ज़रा। ये अब आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ रशीद साहब बैठे हैं, आपस में खुशकपियाँ मार रहे हैं, अल्लाह की शान माशाल्लाह, और शीरो शकर हुए बैठे हैं आपस में। ये मनाजिर जो आपके लिए परवेज़ रशीद साहब और ये जो है ये तो पुराने दोस्त हैं, हमसाए रहे हैं, और बल्कि जो इनकी गाड़ी, जब ये शादी थी परवेज़ रशीद साहब की, तो वो गाड़ी चला के वो लेके गए थे। परवेज़ रशीद साहब? हाँ नहीं, परवेज़ खट्टक साहब। अच्छा, हाँ जी, तो आपस में करीबी ताल्लुक है। हाँ जी, लेकिन ये सियासत जो है उसकी अपनी हदूद है और अपनी एक हमवतनी का तकाजा अपना है। तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि उन्होंने ये सियासतबाजी को बालाए ताक रखते हुए एक मुत्तहिद होकर एक काम किया है और कौम को एक अच्छा पैगाम दिया है। बिल्कुल ठीक। सलमान हसन साहब, हम सलमान हैदर साहब माफ़ी कीजिएगा, हमारे साथी एंकर हैं, मेरे गैर मौजूदगी में प्रोग्राम में भी मेज़बानी करते रहे। आजकल वो मुतासरा इलाकों में 3 अज़ला का उन्होंने दौरा किया है, इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं मुतासरा इलाकों की। सलमान हैदर साहब, ये फरमाइएगा किन किन इलाकों में आपका जाना हुआ और क्या मंजर आपने देखा जो मुतासरा इलाके का, वहाँ पर इमदाद पहुँची?
हाँ, जामी में पिछले 3 दिनों में 3 अजला को बड़ा डिटेल में हम लोगों ने विज़िट किया, जिसमें शांगला शामिल है। शांगला में करीबन 53 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 300 के करीब ज़ख्मी हैं, जिन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। इस वक्त मैं खुद बटाग्राम के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ इतनी हलाकतें तो नहीं हुई, लेकिन मैक्सिमम तादाद 60 to 70% कच्चे घरों की, इन घरों को नुकसान हुआ है। अब से कुछ देर कबल तक मैं तोरगर के इलाके में था, जहाँ करीबन 21 हलाकतें बताई जा रही हैं और 200 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 2005 के ज़िलज़िले के कंपैरिजन में देखें तो हलाकतें शायद इतनी नहीं हुई। जिनका नुकसान हुआ उनका तो घर की एक हलाकत भी बहुत है, लेकिन घरों का नुकसान, अमलाक का नुकसान, रोजगार का नुकसान, ये तमाम चीजें बहुत। ये जो मवेशी हैं, मवेशी जो हैं वो भी बड़ी तादाद में हलाक हुए होंगे। जी बिल्कुल, मवेशी भी काफ़ी तादाद में हलाक हुए हैं, लेकिन उस तादाद को काउंट करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मैं 3 अजला में हर उस जगह पे गया हूँ जहाँ ये कहना बड़ा अजीब सा कि कोई मीडिया नहीं पहुँचा या हम सबसे पहले पहुँचे, नहीं, जहाँ इमदाद ही नहीं पहुँची, यानी उधर तक पहुँचना ही अबस है। 18-18 किलोमीटर पहाड़ों के ऊपर चढ़ना और फिर वापस उतर के आना, वहाँ हम जैसे लोगों को काफ़ी हिम्मत दरकार होती है। तो जो इमदाद है वो तो किसी न किसी एक कॉर्नर के ऊपर आएगी और वहाँ से इकट्ठी की जाएगी, उन तक पहुँचाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ठीक है सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। देखिए, एक बात और अच्छी हुई है कि वज़ीर आज़म ने यह कहा कि किसी गैर मुल्की इमदाद की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वगरना हम अपना कासाए गदाई हर वक्त तैयार रखते हैं कि लोगों के सामने फैला दे। एक बड़ी अच्छी बात है, हमें अपनी इस खतरे खुद मुकाबला करना चाहिए इस मुसीबत का अपने वसाइल से। और दूसरी बात यह कि हम देखें ना, मुकाबला करते 2005 के जलजले का। 2005 के जलजले से तो मुकाबला हो ही नहीं सकता, वह तो हलाकतें हजारों में थी। ठीक है। और 2 शहर तो जमीन बोस हो गए थे। ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो बेघर हुए हैं लोग, घर बहुत बड़ी तादाद में मुनहदम हुए हैं। और इसलिए 8,000 से 10,000 के तखमीना लगाया जा रहा है। मुतस्सरीन जो है उनकी तादाद काफी है। अगरचे के यानी एक मुसीबत का दूसरी मुसीबत से ना कोई मुवाजना किया जा सकता है, ना मुकाबला किया जा सकता है। बिल्कुल। और हमें भी जब चीजों को कवर करते हुए जरा इसका ख्याल करना चाहिए। यही बात है जिस पे परसों डॉक्टर मुगीस साहब का भी फोन आया, तो उन्होंने कहा जो मीडिया कवरेज है, और मुझे उन्होंने मुखातिब कहा कि आप 2005 के जलजिले के बाद वहाँ रेडियो स्टेशन की तरफ से आप गए और आपने वहाँ पर लोगों को सर्विस पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ, वो शऊर की मबनी थी और वो आप शेयर करें। तो मुख्तर वक्त हम ये बता देते हैं कि उसका मकसद सिर्फ ये था कि आवाम में ये बताना है कि कहाँ आपको राशन मिल सकता है, कहाँ आपको तिब्बी सहूलियत मिल सकती हैं, सिर्फ आगाही देना उसका मकसद था। और मेरे ख्याल मीडिया को भी पंजाब यूनिवर्सिटी के नौजवानों ने जाके वहाँ रेडियो स्टेशन कायम किया था। बिल्कुल। लेकिन ये जो इस वक्त, क्योंकि देखिए बहुत बड़े पैमाने, बड़ी जगह, रकबा बहुत वसी था जिसमें ये जलजला आया है, और फिर मकानों को इसने खास तौर पे हिट किया है। तो इसकी अपनी एक शिद्दत है और इसमें इमदाद की अपनी जरूरत है। लेकिन ये बहरहाल एक मीडिया कवरेज करते हुए हकायक जो हैं उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए। वुस्ता साहब ने कहीं लिखा था कि उतना तो पाकिस्तान हिला जितना मीडिया हिल गया। हाँ, ठीक है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन बहरहाल आप भी एक बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं, उससे तो पता नहीं होता ना कि कहां किस किस तरह का नुकसान हो गया है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक के वापस आएंगे तो बात करेंगे आबिद शर अली साहब से नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस्लामाबाद में नेशनल सेमिनार हुआ, LNG के उन्वान था उस पर, और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी थे, दीगर भी अहम जो एक्सपर्ट्स हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो उसमें क्या बात, उसकी डिटेल बाद में बताते हैं। लेकिन चूँकि खालिद साहब ने यह कहा कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की असल लागत 88 अरब नहीं 58 अरब है, और दूसरी खबर ये कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट को दोबारा चालू कर दिया गया, बिजली पैदा की जा रही है। शामी साहब, असल बात यह है कि ये बिजली पैदा होनी शुरू हो चुकी है। अब इसकी तस्दीक चाहिए आबिद शर अली साहब हो रही है या नहीं हो रही। हाँ, अब ये पूछे तो आबिद शर अली साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद शर अली साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आबिद साहब, ये बताइए कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो है ये शुरू हो चुका है, चालू है, इसमें से बिजली पैदा हो रही है अब? जी शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि नंदीपुर बना रहा, चंद लोगों का टीवी पर, मीडिया पर, हर जगह इसके चर्चे से, सेनेट की अवानों पे, और उस वक्त भी हमने कहा था कि इस पे कोई इशू नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बल्कि 3 दिन हो गए हैं, 445 मेगावाट अल्हम्दुलिल्लाह प्रोड्यूस कर रहा है नंदीपुर
और ये जो सेट कॉस्ट थी जो 58 बिलियन रुपीस का रिवाइज जो हमारा PC1 था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी एस्टीमेट के अंदर शामी साहब को तकरीबन 49.9 बिलियन इस पर खर्चा हुआ है अभी तक, जो इसकी टोटल कॉस्ट है। तो ये सारी हवाई बातें थी जो टीवी पे, और इसका लेवलाइज टैरिफ, आप इसे फर्नेस सर एक सेकंड, जो लेवलाइज टैरिफ है जो नेपरा ने डिटरमिन किया फॉर द पीरियड ऑफ 30 इयर्स, जो है 11.50 इसका यानी 11.5 रुपए यहाँ से बिजली मिलेगी फी यूनिट पर यूनिट। बिल्कुल इसी तरह। तो ये फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा हो रही है या डीजल से पैदा हो रही है इस वक्त? शामी साहब इस वक्त ये 100% हमारा ये फर्नेस ऑयल पर चल रहा है, और इंशाल्लाह ताला इसको जब कन्वर्ट करेंगे LNG पर, अगले साल LNG पे, तो ये 525 मेगावाट इंशाल्लाह ताला बाई मार्च अप्रैल तक इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को देगा। तो ये जो अब ऐसे ही टोटके लगाए जाते हैं, जो बातें की जाती हैं, तो ये देख लें जो रस्टेड मशीनरी थी, इसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कलीदी किरदार है, और अल्हम्दुलिल्लाह रस्टेड मशीनरी। तो मगर आप ये बताएं, अब शरीफ साहब आप इस वक्त फैसलाबाद में हैं? जी शामी साहब मैं फैसलाबाद में। तो आप शेर की कंपेन कर रहे हैं या शेर अली साहब की कंपेन कर रहे हैं? और ये भी बताइए क्या 29 को फैसलाबाद धोबी घाट में जलसा हो रहा है या नहीं हो रहा? इत्तला थी कि वो मनसूख करना पड़ेगा। शामी साहब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शहर है। देखिए अब राना सनाउल्लाह साहब भी मेरे घर आकर मेरे भाई के खिलाफ कैंपेन करके गए, और 3 जलसे उन्होंने कल किए हैं। तो फिर राना साहब को आप क्या कहेंगे कि वो किसके खिलाफ क्या जलसे कर रहे हैं? तो हमारी बातों को हवा दी जाती है, और ऐसी कोई बात नहीं है। शेर अली साहब का मरना जीना नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। ये लोकल जो कारकुनों की जंग है, और इसमें कुछ टिकट्स का इशू था, तो वो मसले मसाइल हैं। और अब ये ओपन हो चुकी हैं सीटें या वहां मुकाबला हो रहा है? इसमें देखे मैंने आपको कहा कि मेरे बड़े भाई भी बाल्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे, बाकी तमाम MNA MPS के भाइयों को, बेटों को शेर का निशान अलॉट किया गया है। मेरे भाई के खिलाफ आकर राना सनाउल्लाह साहब हमारे हल्के में मेरे घर की दीवार के साथ 3 जलसे करके गए। आपके पास निशान बाल्टी का है? हमारे पास बाल्टी का निशान। चलिए बाल्टी में नहाने में जरा आसानी हो जाएगी। नहीं, ये इसमें वजू भी होता है, माफा भी होता है। वजू लोटे से होता है, गुस्ल जो है बाल्टी से होता है। लेकिन सर नंदीपुर जुड़ा एक सवाल था शेर अली साहब के लिए। चौधरी साहब ये जाते जाते बता दें। एक सेकंड। हाँ जी जी साहब, हमारा जीना मरना ओढ़ना बिछोड़ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से वाबस्ता है। ये लोकल लड़ाई है, ये ठीक है। चलिए अल्लाह ताला आपको बहुत शुक्रिया इनसे ओहदा बरा होने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन वो एक सवाल रह गया था, आपसे पूछ लेता हूँ। ये इंक्वायरी भी तो बैठाई गई थी, नंदीपुर प्रोजेक्ट जब बंद हुआ और फिर MD को भी हटाया गया, तो उस बारे में वो तो इंक्वायरी चल रही होगी ना, उसमें क्या है तो अब देखेंगे, उसमें तो कोई मसला नहीं। अब आगे चले LNG पे जो हम बात करना चाह रहे थे, उसमें आज क्या कुछ हुआ, क्या डिस्कशन हुई, जानने के लिए तजियाकार उमर शामी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वो भी वहाँ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। अस्सलाम जी। ये जो आज कॉन्फ्रेंस थी, ये LNG कॉन्फ्रेंस थी या एनर्जी कॉन्फ्रेंस थी? तो एनर्जी कॉन्फ्रेंस जी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, लेकिन बेसिक जो फोकस था LNG पर था। तो फिर क्या नतीजा निकला? आपने क्या इससे हासिल किया? क्या आपकी मालूमात में इजाफा हुआ? देखिए जी, ये LNG कॉन्फ्रेंस मेरी मालूमात के मुताबिक तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के कहने के ऊपर जो है इसका इनेकाद किया गया है, क्योंकि LNG की जो टर्मिनल बना है उसके हवाले से, और उसके बाद जो LNG के इंपोर्ट के हवाले से आपने देखा ही है पिछले कुछ अर्से से बेशुमार चीजें मीडिया में कही जा रही है, और उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, उसकी प्राइस के ऊपर बेशुमार सवालात उठाए जा रहे थे। तो ये इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री पेट्रोलियम ने लिया है इस हवाले से कि जो इसमें जो भी लोगों के सवालात हैं और जो भी शुकूक व शुबहात है लोगों के जहनों में, उनको दूर करने की कोशिश की जाए। और इसमें उन्होंने इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को बुलाया हुआ था, मीडिया की भी बड़ी तादाद वहां मौजूद थी, और इस लिहाज से तो मैं इसको एक अच्छा जो है इकदाम करार दूंगा कि उसमें मिनिस्टर साहब खुद भी मौजूद थे, सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे, MDPSO थे, जो उनके दीगर मिनिस्ट्री के ऑफिसर सारे मौजूद थे। खूब सवाल हुए उनसे, बेशुमार सवालात हुए, पर जवाबात उनके तसल्ली हुई। उन्होंने जवाबात भी दिए, किसी जगह जवाब जो है तसल्ली बख्श नहीं थे, किसी जगह थे, लेकिन बहरहाल ओवरऑल एक बहुत अच्छी कोशिश थी। तसल्ली कहाँ नहीं हुई? सवालात भी हुए, कहाँ तसल्ली नहीं हुई? तसल्ली कई ऐसी जगहों पे नहीं हुई। मसलन मिसाल के तौर पर मैंने खुद ये सवाल पूछा था कि जो सुई नॉर्दर्न है
उसके एमडी से क्या इशू हुआ और जो है क्या वजूहत इसकी बना के ऊपर जो है वो उनको हटाना पड़ा, या क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से ये तनाज़ा उनसे पैदा हुआ था, और इसकी प्राइस की फिक्सेशन का जो इशू था एलएनजी की उसमें क्या था, उस वाले से मिनिस्टर साहब ने उस तरह खुल के जो है सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन ओवरऑल जो 2-3 शुबहात है लोगों के, खास तौर पे एलएनजी टर्मिनल जो है उसकी जो कॉस्ट गवर्नमेंट पे कर रही है उसके लिए, उसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि भाई ये पूरे रीजन के अंदर सबसे कम तरीन कॉस्ट गवर्नमेंट पे कर रही है। ठीक। तो उस हवाले से उन्होंने सवाल के जवाब दिए। फिर जो एलएनजी की प्रोक्योरमेंट है उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे बेशुमार के भी इसकी प्राइसिंग कैसे फिक्स हो रही है, कौन कर रहा है, किस तरह इंपोर्ट हो रही है, ये ज्यादा प्राइस पे हो रही है, कम पे हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ है, उसकी ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज क्या है, जो कॉस्ट है वो कैसे डिटरमिन होगी जब माल यहाँ पे पहुंचेगी, अपना गैस जो है किन लोगों को आगे गैस जा रही है, वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसीजर क्या है। इस हवाले से काफी उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब दिए और मैं समझता हूँ एक अच्छी रवायत है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपने आपको आंसरेबल कम से कम किया मीडिया के सामने और अपने जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल उनके सामने, और बेशुमार गुफ्तगू वहां पे हुई और काफी मालूमात इजाफा हुआ इस हवाले से। तो आपको चीज़ा बातें कहना चाहेंगे? देखिए चीजें बातें 2-3 है जो इसमें सामने आई। एक बात तो ये है कि एलएनजी टर्मिनल जो है जो बनाया गया है उसके अंदर मिनिस्टर साहब ने भी और बाकी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त जो शॉर्टेज फेस कर रहा है गैस की वो 2 बिलियन क्यूबिक फीट है। ठीक। ये जो एलएनजी टर्मिनल है ये 400 मिलियन क्यूबिक फीट जो है उसको अपना जो है केटर करेगा। इस तरह के 5 यानी टोटल 5 टर्मिनल एलएनजी के बनने हैं। तो कहना ये पहला, हाँ बनने, अभी ये पहला टर्मिनल बना है, 4 टर्मिनल इस तरह के और खड़े किए जाएंगे। दूसरी बात ये कि उनका कहना यह था कि 3 साल के अंदर जो है जो गैस एलएनजी इंपोर्ट है उसको 2 बिलियन क्यूबिक फीट पे लेके जाया जाएगा ताकि पाकिस्तान की जो एनर्जी शॉर्टेज है यानी आपका पावर सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर और सीएनजी सेक्टर जो है उसके लिए गैस आ सके। और उसके लिए जो प्रोसीजर है उनका कहना था ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है जो मुआहदा किया गया कतर, वो कतर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा है और उसके अंदर जो उसकी प्राइसिंग है उसकी फिक्सेशन जो है क्रूड ये जो ऑयल है उसकी प्राइस के हवाले से फिक्स की गई है यानी उसके मुकाबले में कम होगी, उसके मुकाबले कम होगी। इनका कहना यह था कि जो इस वक्त इससे जो भी बिजली प्रोड्यूस होगी वो तकरीबन 8.64 यूनिट पड़ेगी, यानी कि वो फर्नेस ऑयल से भी थोड़ी कम होगी, सस्ती होगी उसकी कॉस्ट जो है। और उनका कहना यह था कि अगले 2-3 साल में इससे कई बिलियन डॉलर की जो है बचत जो है वो एनर्जी के शोबे में देखने में आएगी। ठीक है उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यहाँ प्रोग्राम में भी ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है। मिलते हैं नाज़रीन आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, मुझे तो कुलकर्णी साहब की फिक्र पड़ गई है। कुलकर्णी साहब जो हैं उन्होंने बड़ी बहादुरी से खुर्शीद कसूरी साहब की किताब की तकरीब मुनक़िद कराई मुंबई में, लेकिन वहाँ घर में भारत में उनके मुंह पे स्याही फेंकी गई, स्याही मारी गई। लेकिन ये कि पाकिस्तान आ रहा है। नहीं, उनका मुंह काला नहीं हुआ, भारत के सेकुलरिज्म का मुंह काला कर दिया। बिल्कुल ठीक। और बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सोसाइटी में हुआ। तो अब खुर्शीद कसूरी साहब ने कराची में अपनी किताब की तकरीब के लिए उनको मदऊ किया है। मैं कहूँ यहाँ आएंगे तो उनका इस्तकबाल होगा और लोग यकीनन उनका जो चेहरा है उसको रोशन देखेंगे भी और रोशन करेंगे भी। बिल्कुल ठीक। तो दूसरा हमारी गीता जो है वो वापस गई है जी, वो कई साल के बाद इंडिया वापस चली गई। ईदी फाउंडेशन वालों ने उसका ख्याल रखा, उसके मजहब का ख्याल रखा, बिल्कुल उसका और उसकी गूंगी और बहरी बच्ची थी, अब इंडिया पहुंच गई है। अब उसके वालिदैन की तलाश जारी है। लेकिन वजीर आज़म मोदी साहब ने भी और फिर हमारी वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने भी और वहाँ के प्रधान अपना जो राष्ट्रपति हैं सदर मुमलकत प्रणब मुखर्जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे पैगाम दिए हैं और पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा किया है। और गीता के जाने से पाकिस्तान का चेहरा भी रोशन हुआ है। वहाँ बिल्किस एजी साहबा भी साथ थी, बिल्किस एजी साहबा भी साथ थी। उनको 1 करोड़ रुपया भी ईदी फाउंडेशन को उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हुकूमतों से फैसल एदी साहब ने कहा कि हम हुकूमतों की से इमदाद कभी नहीं लेते, हुकूमतों से इमदाद नहीं लेते, इसलिए शुक्रिया के साथ वापस कर दिया। अब तो बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग भी उन्हें बुला रहे हैं ना, गीता, सलमान खान भी उनसे मिलने वाले। ये बात यह है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब शिद्दत से लड़ाई भी होती है तो शिद्दत से होती है,
मोहब्बत भी पैदा होती है तो अचानक पैदा हो जाती है। अजीब सिलसिले अब अजीब सिलसिले हैं। अभी ये मोहब्बत की बात करनी चाहिए आपस में, यानी एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। क्यों हम नफरतों के चक्कर में पड़ गए हैं। अच्छा सर, दूसरा नहीं, एक बात और कहनी है जी। हुसैन हक्कानी साहब जो हैं, हाँ जी, वो बात करें। उनको हमने अपने एक प्रोग्राम में मदऊ किया था वजीर आजम के दौरा अमेरिका पर गुफ्तगू करने के लिए। बिल्कुल। उस प्रोग्राम के दौरान वो कुछ हमसे भी बदमजा हुए और बीच में अपनी बात छोड़कर चले गए। देखिए, अब कई दोस्तों ने एक कैंपेन चलाई है और उस पर एहतजाज कर रहे हैं कि उनको क्यों बुलाया गया प्रोग्राम में और उनको गद्दार करार दे रहे हैं। देखिए, अब गद्दारी का मामला तो, हुब्बुल वतनी का मामला तो यह है कि बरामदाग भुगती जो है उसके लिए अब हम दरवाजे खोल रहे हैं कि आप यहाँ आ जाएं। बिल्कुल ठीक। और कई जो बंदूकें उठाने वाले हैं उनको माफ कर दिया है कि अगर वो तौबा कर ले। तो बात यह है कि हुसैन हक्कानी साहब के ख्यालात से हमें इत्तफाक नहीं है, उनके अपने ख्यालात हैं और उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कम से कम कोई ऐसी बात नहीं की जिसे हुब्बुल वतनी के खिलाफ समझा जाए। और जहां उन्होंने पाकिस्तान के और अमेरिका के मामलात पर कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू की, हमने उनसे इख्तलाफ किया और उसी वक्त किया। ये एक मकालमा था ताकि लोगों को मामलात समझने में, तारीख को समझने में आसानी हो। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। और एक बात और बड़ी अच्छी तरह याद नोट कर लें, हम बिल्कुल हुसैन हक्कानी साहब के ख्यालात जो सारे के सारे हैं उनसे इत्तफाक नहीं करते। उनका अपना मामला है, हमारा अपना मामला है और सोशल मीडिया के हमारे दोस्त जो हैं जरा अपने जज्बात को काबू में रखें बस और नाम बदल के जनाब अपनी कसरत का सबूत न दे। हम भी उनको जानते हैं, पर्दे उठाना जानते हैं, घूंघट उठाना जानते हैं। छोड़िए इस बात को। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो बात की जाती है, जो हमारे प्रोग्राम में नहीं है, ये गलत है। ये मकालमा सुनिए, हम अपने नजरियात रखते हैं। हुब्बुल वतनी जो है हमारी, किसी को सर्टिफिकेट किसी से लेने की जरूरत नहीं है और हम खुद माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहाफिज हैं और जो कोई ऐसी बात करेगा उसको फौरन टोकने पर अल्लाह ताला ने हमें कुदरत अता की है, टोक सकते हैं। ठीक है सर, ये एक बात सुन लीजिए, अब आगे और सुनिए। हाजी अब्दुल वाहिद जो है पाकपटन से, उन्होंने कहा कि भाई कुमारी वाले में एक 1.25 मेगावाट का एक हाइडल प्रोजेक्ट लगने वाला है। कई साल से वहां कुछ कुट जारी है, सड़कें बनती हैं, टूटती हैं, काम मुकम्मल नहीं होता, प्रोजेक्ट नहीं लग रहा। तो पाकपटन जो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की बस्ती है, उस पर भी तवज्जो कर ले। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अब लंदन में एक इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है। बिल्कुल है। हमारे पाकिस्तानी नौजवान हैं यहां से गए हुए, अखबार नवीस मुबीन रशीद और उनके साथी ये इसका इनकाद कर रहे हैं और इसमें कई दोस्त हमारे इसमें शिरकत के लिए जा चुके हैं। अब मुझे कई दोस्तों ने राब्ता किया कि इसमें आप बिल्कुल शरीक ना हो, लेकिन मैंने ये फैसला किया है दोनों मुखालिफ और मुवाफिक आरा देखकर कि मुझे उसमें शरीक होना चाहिए। तो मैं इंशाअल्लाह कल लंदन रवाना होऊंगा और जुमे को जो उनकी तकरीब है 30 तारीख को, उसमें शिरकत की सआदत हासिल करूंगा। चले सर, तो हमारे अपने दोस्तों को ये इत्तला नर्ज है, वहां उनसे मुलाकात होगी और कोई परेशान ना हुआ करें, इख्तलाफ भी बर्दाश्त कर लिया करें, कोई इसमें कोई मज़ायका नहीं है। चले, अच्छा सर, एक कॉलर हमारे साथ, उनको सुन लेते हैं। नाज साहब, अब आप बात खत्म हो गई जी, एक कॉल ले लें बीच में। नहीं, ये प्रोग्राम भी खत्म हो गया ना, प्रोग्राम खत्म हो गया, एक कॉल है बस, वो ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम नाज साहब, कहिएगा मुझसे प्रोग्राम खत्म हो गया है जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा जामी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहिएगा, जनाब जल्दी बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? आपका नाम तो प्रोग्राम का नुक्ता नजर है, लेकिन मैं तो अपना नुक्ता नजर देना चाह रही थी। आपका नुक्ता नजर है मगर वक्त बहुत कम है, जल्दी से बयान करें। हाँ जी, बस मेरा यही कहना है कि मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाह रही थी, अपने वतन के हवाले से बात करना चाह रही थी कि इसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं, कौन से मसले पे बात करूं। एक मसला जो मैंने बहुत ज्यादा फील किया जब हम पिछले दिनों में गई, गिलगित बल्तिस्तान गई, वहां के लोगों को खालिस तो आटा भी नहीं मिल रहा। तो ये कैसे, हाँ ये अहम मामला आपने उजागर किया। इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि आटा जो है उसकी फराहमी उनको हो। मेरा ख्याल है ये एक आवाज बुलंद हुई है, इससे पहले गिलगित से कोई शिकायत आई नहीं इस तरह की। बिल्कुल, अगर कोई शिकायत, हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल। ये तुर्की में एक मीडिया हाउस पे सरकार ने दावा बोला है, तुर्की में ये हुआ है कि तुर्की में पुलिस ने दावा बोला है एक बड़े मीडिया हाउस पर, ईपैक होल्डिंग
कोजा ईपैक होल्डिंग कंपनी है जी, जो 2 अखबारात शाया करती है, 2 टीवी चैनल चलाती है। ठीक है। इस पर इसके वहां दावा बोला गया, इस पर कब्जा कर लिया गया और इस होल्डिंग कंपनी में इसके गवर्नमेंट, ये ट्रस्टीज गवर्नमेंट ने अपने मुकर्रर, ये मैनेजर जो इसके मैनेज करने वाले हैं वो अपने मुकर्रर कर दिए हैं और इस पर एक हाहाकार मची हुई है। और तुर्की में 1 नवंबर को इलेक्शन हो रहा है, तो हम तुर्की के दोस्तों से भी कहेंगे, उनकी हुकूमत से, कि भाई मीडिया पे जरा हाथ हौला रखें। एक अहम ऐलान है, कल आप अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन सैयद फरीद महाराज साहब के साथ हमारे खादिम कह लीजिए, खादिम जी, ये खुद्दाम में से एक हैं, तो वो आप सैयद फरीद महाराज, हाँ, उनके साथ नशिस्त हमारी एक हुई, वो आप कल के नुक्ता नजर में देख सकेंगे, जरूर देखिएगा और आपसे मुलाकात होगी फिर कल। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।